आज हम समकालीन साहित्य चिंतन में तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन विषयक मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक साहित्य का जो प्रश्न पत्र की तरह सारे अधिकांश विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और हम लेकिन इसमें एक इकाई एक मॉड्यूल में इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी आपको प्रदान करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत आप तुलनात्मक साहित्य के परिचय और प्रस्थान प्रस्थान सहित उसके मूल आधार की जानकारी हासिल कर सकेंगे। प्राच्य और पाश्चात्य विशेषज्ञों की मान्यताओं सहित तुलनात्मक साहित्य के महत्व को जान पाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ बनाने में तुलनात्मक साहित्य के अवदान की जानकारी आप ले पाएंगे। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन की यह जो पद्धति है, इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। सबसे पहले फ्रेंच में 1816 में कोर्स द लिटरेचर कंपेयर नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, और वहां से तुलनात्मक साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद जर्मनी में 1844, इंग्लैंड में 1848 में मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस शब्द का प्रयोग किया। तुलनात्मक साहित्य साहित्य का कोई आंदोलन नहीं है, जैसे स्वच्छंदतावाद काव्य आंदोलन है या यथार्थवादी एक साहित्य आंदोलन है। इस तरह का कोई आंदोलन नहीं। ये तो साहित्य के अध्ययन की एक पद्धति विशेष है, और इसके जो केंद्र है वो विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थाएं या सार्वजनिक संस्थाएं होती है, और इसके अंदर विशेषज्ञ लोग व्याख्यान देते हैं, साहित्य का नए ढंग से अध्ययन करते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। तो इसलिए इस पद्धति को माने जैसे दूसरे साहित्यिक आंदोलन होते हैं, उसकी तुलना में ये विशेष रूप से आलोचना का, और वो भी शोधपरक आलोचना का एक हिस्सा है, और इस हिस्से का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के में यूरोप में हुआ। इन चर्चाओं से, भाषणों से, गोष्ठियों से, व्याख्यानों से तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन का एक स्वरूप विकसित हुआ, और उस स्वरूप के बारे में हम थोड़ी सी उसकी जानकारी इस मॉड्यूल में प्राप्त करेंगे। सुसन बेसनेट ने तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के स्वरूप को स्पष्ट किया। उनके अनुसार तुलनात्मक साहित्य संस्कृति की सीमा से परे पाठ का अध्ययन करता है, जो अपनी प्रकृति में अंतर विद्यावर्ती है, और जो साहित्य के में उन पैटर्नों को ढूंढता है जो देश और काल की सीमाओं से परे होता है। अब ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को अगर हम ध्यान से पढ़ें, इसकी चर्चा करें, तो पहली बात ये समझ में आती है कि ये अंतर विद्यावर्ती अनुशासन है। ये शुद्ध साहित्यिक अध्ययन इसमें नहीं होता। दूसरे विषयों का भी, दूसरी चीज़ों का भी जो साहित्य से इतर है, या साहित्य है तो भी वो दूसरे तरह का साहित्य है, तुलनात्मक उनकी की जाती है तुलना, तो ये एक तो उनका अध्ययन। दूसरा, इसमें जो सुसन बेसनेट का कहना है कि संस्कृति की सीमा से परे, ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि साहित्य का संबंध वो उस युग की संस्कृति से जिसमें रचनाकार रचना करता है और पाठक जिसको ग्रहण करता है, उसका बड़ा गहरा संबंध होता है। अब इन लोगों ने कहा कि जिसका सबसे अधिक रिश्ता है, उसको अगर परे हटाने के बाद साहित्य की स्थिति क्या होती है? तो साहित्य पाठ का अध्ययन करता है, एक ऐसे पाठ का जिसका संस्कृति से कोई रिश्ता ना हो, उससे परे जाओ। दूसरी बात, देश और काल की सीमा से का भी अतिक्रमण करते हैं। ये हमारे साहित्यिक अध्ययन में, जो सामान्य साहित्य का अध्ययन होता है, उसमें हम किसी भी रचनाकार को सबसे पहले उसके काल में स्थापित करते हैं, और फिर ये जानना चाहते हैं कि वो किस जगह के थे। रामचंद्र शुक्ल अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो बताते हैं कि ये मथुरा के थे कोई कवि, या इस संप्रदाय से आते थे, या इस समय ये पैदा हुए थे। साहित्यिक इतिहासों में ये बहुत जरूरी होता है, और जब तक आप उसको देश और काल के अंदर स्थापित नहीं करते, तब तक उसके साहित्य का हम अध्ययन ढंग से कर नहीं पाते। मान लीजिए हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस के रचनाकार हैं तो तुलसीदास हैं, तो परंपरागत जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में विश्वास करते हैं, वर्णाश्रम में विश्वास करते हैं, तो उन सब मान्यताओं को वो रखते हैं, तो हमें एक स्वाभाविक लगता है। कबीरदास इन मान्यताओं के खिलाफ है। वो ऐसी जाति में पैदा हुए जिनके अंदर वर्णाश्रम की पीड़ा उनमें अभिव्यक्त होती है, तो अपने जाति की पीड़ा का उनमें वर्णन है, तो आक्रोश भी उनके अंदर मिलता है।
तो वो जो आक्रोश कबीरदास का है वो उनके समाज से, उनके देश से, उनके टाइम से आया। इसी तरह हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, प्रेमचंद की अलग अलग रचनाओं को पढ़ते हैं, या निराला को पढ़ते हैं, या जो भी एक रचनाकार पढ़ते हैं, तो हम उनके उस जीवन को देखते हैं। मीराबाई राजघराने की बहू थी, राजघराने की बेटी थी, इसलिए बहुत कुल की उनकी बड़ी भारी मर्यादा थी। चित्तौड़ राजघराना तो भारत का बहुत महत्वपूर्ण राजघराना, तो ये उस चित्तौड़ राजघराने की मर्यादा है। तो वो कहते हैं कुल की कहानी, कुल की मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट। और मीरा इसी पर आक्रमण करती है, कहती है मैंने तो कुल की मर्यादा छोड़ दी। तो जब मीरा कुल की मर्यादा छोड़ने की बात कहती है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम सिर्फ साहित्य का अध्ययन करते हैं, जो सामान्य साहित्य का अध्ययन होता है, तब उसके अंदर ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती। लेकिन जब हम तुलनात्मक साहित्य में आते हैं तो हम मीरा की तुलना जो इतने साल पहले थी बाद महादेव वर्मा से कर दे सकते हैं। और महादेव वर्मा की तुलना भी उस तरह से तुलनात्मक साहित्य में मान लीजिए नहीं भी आती तो हम लल्दे से उसकी तुलना कर सकते हैं, या यूरोप की किसी कवयित्री से हम तुलना कर सकते हैं। तो ये जो सामान्य साहित्य में जो स्थित किया जाता है देश, काल और संस्कृति, इन सब से परे होने के बाद उस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश इसमें तुलनात्मक साहित्य में होती है। एक बात यहाँ पर और नोट करने लायक है, ध्यान रखने की है, कि तुलनात्मक साहित्य के अध्येताओं ने यह कहा कि एक भाषा के दो लेखकों की तुलना तुलनात्मक साहित्य का हिस्सा नहीं। वैसे तो क्या है कि सामान्य साहित्य माना जाता है, किसी भी लेखक को अगर आप व्याख्या विश्लेषण करेंगे तो आप तुलना करेंगे। पुराना हमारा जैसे दोहा है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जयंत करत प्रकाश। अब ये तुलनात्मक अध्ययन है, टिप्पणी तुलनात्मक है, लेकिन ये तुलनात्मक साहित्य नहीं, क्योंकि इसमें दो भाषाओं का अध्ययन बहुत जरूरी है। एक भाषा के लेखकों की जो तुलना होती है वो सामान्य साहित्य का अध्ययन है। इसलिए मीरा और महादेव की अगर आप तुलना करोगे तो वो तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। आपको उस भाषा से दूसरे भाषा में उससे जब आप तुलना करते हैं तब वो तुलनात्मक साहित्य की श्रेणी में आता है। इन चीजों को हमें शुरू में ही ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, विधागत भेद। जैसे मेला आंचल है, तो मेला आंचल एक उपन्यास है, अंधेरे में एक कविता है, कुंवर नारायण बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, ताजमहल एक अलग तरह की कृति है। तो ये जो विधागत भेद है और ये जो कलाओं के भी जो भेद है, इन कलाओं के भेदों को भी हम दरकिनार करते हैं। इस तुलनात्मक साहित्य में ये नहीं माना जाता। बीथोवन के संगीत की तुलना हम सूरदास के भजनों से कर सकते हैं, और गोदान की तुलना कामू के किसी उपन्यास से कर सकते हैं। तो ये जो विशेष विशेष प्रकार के भेद हैं जिनके ऊपर सामान्य आलोचना में बहुत ध्यान दिया जाता है, तुलनात्मक साहित्य में उसको अलग कर दिया जाता है और कहते हैं कि इनको छोड़ने के बाद फिर साहित्य का कौन सा हिस्सा बचता है और तब हम उसकी तुलना करके और उसका अध्ययन करते हैं। तो ये तुलनात्मक के श्रेणी में आते हैं। तो किसी भी प्रकार की विधागत या कलागत या रूपगत जो भी अंतर है, उस सारे अंतरों को छोड़ करके, माने दूज का चांद आगे की बहुत छोटी सी कविता 3 पंक्तियों की, आप जो है किसी बड़े कवि की बड़ी रचना से, जो हिंदीतर कवि है, उससे आप कर सकते हैं कि एक बात इसने कही, एक बात उसने कही, और अब आप इसकी तुलना कर दो। तो तुलना में ये कोई बाध्यता नहीं है कि विधागत समानता हो, कालगत समानता हो, देशगत समानता हो, या इतिहास की कोई समानता हो, किसी प्रकार की कोई समानता नहीं हो। और फिर आप उसके अंदर समानता और असमानता ढूंढें और उस पैटर्न को ढूंढें जिस पैटर्न से रचनाकार रचना करता है। इसलिए सुसन बेसनेट कहती हैं कि ये उन पैटर्नों का अध्ययन करता है जिनके आधार पर साहित्यिक रचना की जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक साहित्य का प्रारंभ यूरोप में हुआ, बाद में अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में भी साहित्य अध्ययन की इस नवीन पद्धति का विकास हुआ। जिस समय वह प्रारंभ हुआ उस समय यूरोपीय देश अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दुनिया भर में युद्ध कर रहे थे। विशेष रूप से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच भीषण टकराहट थी। इसके साथ पुर्तगाल, स्पेन और डच भी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में टकराव की स्थिति में थे। शांति का कहीं कोई प्रयास नहीं हो रहा था।
ऐसे समय में विश्वविद्यालय में शांति की पहल के रूप में तुलनात्मक साहित्य के विभाग आगे आए। इन लोगों ने यह स्थापित किया कि तथाकथित शत्रु देश के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार की समानता हमारे अपने प्रिय लेखक से हो सकती है। समानता के इन बिंदुओं को खोजा जाना चाहिए और तुलनात्मक साहित्य के लेखकों ने ये बिंदु खोजे। शांति की इस खोज के लिए तुलनात्मक साहित्य में शोध का प्रारंभ हुआ। सूसन बेसनेट ने सन 1935 में तुलनात्मक साहित्य पर चार्ल्स फिलारे के व्याख्यान को उद्धृत किया है, जिसमें फिलारे ने कहा कि जरा हम विचारों पर विचार के प्रभाव की गणना करें। लोग जिस तरह परस्पर परिवर्तित हुए हैं, हर एक ने एक दूसरे को क्या दिया और दूसरे से क्या प्राप्त किया, इस क्रम में सबकी वैयक्तिक राष्ट्रीयता पर इस अविरल विनिमय के प्रभाव की भी गणना करें। मसलन लंबे समय से पृथक रही उत्तर की भावना ने अंततः कैसे अपने आयत में दक्षिण की भावना के प्रवेश की अनुमति दी। इंग्लैंड के प्रति फ्रांस और फ्रांस के प्रति इंग्लैंड का कौन सा चुंबकीय आकर्षण था। अपने अंगी राज्यों पर वर्चस्व के लिए कैसे यूरोप के हर भूभाग ने प्रायश्चित किया और उन्हें पुनः अवसर दिया। धर्म प्राण जर्मनी, कला प्रेमी इटली, ऊर्जावान फ्रांस, कैथोलिक स्पेन, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड के प्रभाव का क्या हुआ। शेक्सपियर के गहन विश्लेषण के साथ दक्षिण की मन भावन आभा का तालमेल कैसे बना। रोमन और इतालवी भावनाओं ने मिल्टन की कैथोलिक आस्था को अलंकृत कर कैसे सजाया और अंततः आकर्षण, सहानुभूति जैसे जीवंत, महान, सुस्त और कुछ सहजात एवं कुछ अध्य व्यवसाय के कारण प्रतिबिंबित विचार के स्थायी स्पंदन सारे के सारे अपने अपने प्रभाव का प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें वे उपहार की तरह स्वीकारते हैं और भविष्य में सारे के सारे नए अप्रत्याशित प्रभाव उत्सर्जन में तब्दील हो जाते हैं। ये फिलारे का व्यक्तित्व, फिलारे का वक्तव्य जो उन्होंने 1935 में दिया और जिसे सूसन बेसनेट ने अपनी पुस्तक में गंभीरता से उद्धृत किया। यहाँ पर तुलनात्मक साहित्य के विचारक एक बात कहते हैं कि तुलनात्मक साहित्य किस तरह से काम करता है या इसका अध्ययन कैसे हो सकता है। हर व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है। हम एक दूसरे से जिससे मिलते हैं तो कुछ चीज प्राप्त करते हैं और बदले में उसको कुछ देते हैं या दूसरों को कुछ देते हैं। तो एक तरह का प्रभाव हम ग्रहण करते हैं और उस प्रभाव के प्रतिक्रिया स्वरूप हम दूसरे को कुछ चीजें देते हैं, वो हमसे प्रभावित होता है। तो इस प्रभाव का अध्ययन हम तुलनात्मक साहित्य में कर सकते हैं। इंग्लैंड के शेक्सपियर सबसे बड़ा लेखक माना जाता है, तो क्या शेक्सपियर ने संसार के और लोगों को कुछ नहीं दिया। या इसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा की जाती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव सारे भारत की सारी भाषाओं के साहित्य पर आधुनिक काल में पड़ा और स्वयं टैगोर पर भी किसी का प्रभाव पड़ा। तो ये जो लेन देन होता है, ये व्यक्तिगत ही लेन देन नहीं होता, ये एक तरह का साहित्यिक और सांस्कृतिक लेन देन भी होता है। तो ये जो साहित्यिक और सांस्कृतिक लेन देन है, इसका अध्ययन तुलनात्मक साहित्य में होता है और ये फ्रांस में सबसे पहले हुआ और फ्रांस और इंग्लैंड ही सबसे अधिक युद्धरत देश थे 19वीं शताब्दी में। और यहाँ के लोगों ने इन दोनों साहित्यों की, फ्रेंच और इंग्लैंड के साहित्य की तुलना करके और इनके बीच में एकता के सूत्र प्रकट किए, जिसमें कारण और परिणाम या प्रभाव और प्रभाव के से उत्पन्न रचना, इसका अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक साहित्य इस कारण और प्रभाव का अध्ययन करता है और ये लेखक मानते हैं कि राष्ट्र की आत्मा कभी अपरिवर्तित नहीं होती, हमेशा वो बदलती रहती है। आजकल भारत की या संसार की आत्मा अमेरिका से प्रभावित है, कभी चीन, जापान और कोरिया भारत से प्रभावित हुए थे। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान दूसरी संस्कृति को कुछ, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान है, इससे आपसी सहयोग और विश्व मैत्री की भावना को बल मिलता है। इस प्रक्रिया में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को कुछ उपहार में देती है। जिस समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय तुलनात्मक साहित्य के अध्येताओं ने ढूंढ निकाला था कि शेक्सपियर का फ्रेंच साहित्य पर प्रभाव पड़ा था और फ्रेंच साहित्य का असर शेक्सपियर की रचनाओं में उपलब्ध है। इस बीच यूरोप में राष्ट्रवाद अपने चरम रूप में था। इस राष्ट्रवाद के कारण सब लोग अपने अपने राष्ट्र की प्रशंसा के तत्व ढूंढते रहते थे। आलोचकों का विचार है
कि तुलनात्मक साहित्य में दिलचस्पी उन विचारकों के मन में ज्यादा थी जो राष्ट्रों के चौराहे पर खड़े थे, या जिसे कहते हैं कि वह किसी एक देश के मूल निवासी थे परंतु दूसरे देश में रहते थे, अतः उनकी अपनी भौगोलिक और मानसिक स्थितियों में फर्क था। इन लेखकों ने राष्ट्रवाद की सीमाओं को तोड़ने के साथ साथ राष्ट्रवाद को मजबूत भी किया, अपने अपने राष्ट्रों की श्रेष्ठता का गुणगान भी किया। रेने वेलेक ने इस प्रवृत्ति की आलोचना की। रेने वेलेक ने कहा, यह सांस्कृतिक बही खाता की विचित्र व्यवस्था की ओर ले जाता है, अपने देश के जमा खाते को बढ़ाने की कामना, जिसे ये सिद्ध करके पूरा किया जाता है कि इसके देश ने दूसरे देशों पर यथासंभव प्रभाव डाले हैं, या अधिक सूक्ष्म रूप से यह साबित करना चाहता है कि इसके देश ने विदेशी साहित्यकार को किसी अन्य देश से अधिक आत्मसात किया है और समझा है। इस तरह ये मान्यता प्रकारांतर से राष्ट्रवाद को पुष्ट करती है। तो तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन की इस पद्धति का जो विकास है उसकी तरफ इशारा करते हुए विचारकों ने कहा कि शुरुआत भले इसमें हुई हो कि हम दोनों देशों के बीच में समानता और प्रेम का रिश्ता ढूंढे, लेकिन अंततः वही भावना फिर इसमें आ गई कि हमारे देश ने ज़्यादा लोगों को आत्मसात किया, या हमें ज़्यादा ताकत थी इसलिए हमने दूसरों को प्रभावित किया। इसके बाद में जब यूरोपीय साहित्य की आपस में जब तुलना हुई तो उनका उपनिवेशों के साहित्य से भी संपर्क हुआ। हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का संपर्क भारतीय साहित्य से हुआ और भारतीयों का संपर्क भी अंग्रेजों से हुआ। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि क्या साम्राज्यवादी जो मालिक देश है उनकी तुलना उपनिवेशों के साहित्य से हो सकती है या नहीं हो सकती? इस पर बड़ा गंभीर विचार विमर्श चला यूरोप में, और चूंकि ये यूरोपीय आंदोलन था और यूरोपियों के मन में अपने राष्ट्रों के प्रति बहुत अहंकार का भाव था कि हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ है, तब उन लोगों का नहीं, उपनिवेश वालों के साथ में कोई तुलना हमारी हो नहीं सकती, हम तो आपस में तुलना कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत आया तुलनात्मक साहित्य में कि तुलना सिर्फ समान स्तर के भाषाओं के साहित्य में हो सकती है। इसलिए अंग्रेजी की तुलना फ्रेंच से हो सकती है, इटालियन से हो सकती है, जर्मन से हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी की तुलना भारतीय साहित्य से नहीं हो सकती, संस्कृत से नहीं हो सकती, हिंदी से नहीं हो सकती, अरबी से नहीं हो सकती, और ये उपनिवेशों का जो दूसरा साहित्य है इससे इसकी तुलना नहीं हो सकती। ये एक तरह का विरोध भाव था। अब इसमें अल्प विकसित रहने का जो झगड़ा था, तो इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, इनका तो विकास ही नहीं हुआ है, तो चाहे तो उपनिवेश अपने साहित्य की तुलना कर ले आपस में। माने भारत अगर अरब से तुलना करना चाहते हैं तो अरबों के किसी देश के साहित्य से अपनी तुलना कर लें, लेकिन हमसे तुलना नहीं हो सकती। इसी समय 1835 में लॉर्ड मेकाले ने ये घोषणा की थी, जो बहुत बहुद्रुत घोषणा है और जिसके बाद में बहुत निंदा की गई कि प्राच्य देशों का साहित्य, चाहे भारत का हो या अरब देशों का, यूरोपीय साहित्य की एक अलमारी में समाहित हो सकता है। इस वक्तव्य की मूल समझ ये थी कि यूरोपीय मनीषा सर्वश्रेष्ठ है, हमसे किसी की तुलना नहीं हो सकती, और जो एशिया और अफ्रीका के लोग हैं वो तो अभी बर्बर अवस्था में, उनको तो अभी सभ्यता सीखनी है, उनको तो हमसे बहुत कुछ सीखना, इसलिए वो उन पर तो हमारा प्रभाव ही होएगा, हमको वापस प्रभावित करने की ताकत तो उनमें हो ही नहीं सकती, इसलिए उनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती। हम बिल्कुल अलग हैं और वो बिल्कुल अलग है। वो सामान्य साहित्य जो भी लिख रहे हैं वो निम्न स्तर का उनका लेखन होता है। और इससे ये मान्यता सामने आई कि तुलनात्मक साहित्य सिर्फ पाठ का अध्ययन करता है, उस पाठ का जिसका कोई लेखक होता है, जिसका एक निश्चित स्वरूप और गठन होता है। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि मौखिक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। इसके साथ साथ इस तथ्य को भी प्रचारित किया गया कि मौखिक साहित्य से लिखित पाठ श्रेष्ठ होता है। पिछड़े समाजों का अधिकांश साहित्य मौखिक होता है, यहाँ तक कि मौखिक महाकाव्य भी होते हैं, उस पर तुलनात्मक साहित्य के अध्येता विचार ही नहीं करते, वे तो किसी गिनती में ही नहीं आता। इसलिए होमर, शेक्सपियर, मिल्टन और दांते श्रेष्ठ है, क्योंकि वह पाठ है और इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा
और इस मान्यता का आज तक हमारे यहाँ असर है, जिसके कारण हम लोक साहित्य को उतना महत्व हम नहीं दे पाते जितना महत्व उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोक साहित्य का पाठ नहीं होता, निश्चित पाठ नहीं होता। वो पाठ जो है युगों के क्रम में बदलता रहता, उसका रूप बदलता रहता, हर युग के अंदर बदल जाता, हर वक्ता के साथ वो बदल जाता, हर श्रोता के साथ उसकी परिस्थितियां बदल जाती है। इसलिए वो पाठ नहीं है, वो साहित्य है लेकिन पाठ नहीं। और जब तक पाठ नहीं है तब तक वो तुलनात्मक साहित्य में नहीं आ सकता। तो भारत का जो लोक साहित्य है उसका किसी से तुलना हम कर ही नहीं सकते। यूरोप का प्रवेश जब एशिया और अफ्रीका में हुआ, और भले ही सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के रूप में हुआ और उन्होंने इन देशों को अपना उपनिवेश बनाया, लेकिन इनसे संघर्ष के दौरान एक विचित्र ढंग से उस राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशों के अंदर भी हुआ और भारत में भी एक राष्ट्रवाद की लहर आई। इस राष्ट्रवाद की लहर ने यह स्वीकार किया कि माना कि यूरोपीय मनीषा श्रेष्ठ है, लेकिन हम भी तो उनके जैसा हो सकते हैं। एक दूसरा, उनका कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं है कि यूरोप ही श्रेष्ठ है, बल्कि कुछ मामले में हम भी श्रेष्ठ हैं और हमारे पास भी पाठ है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, कितनी हमारी रचनाएं। और यहाँ तक कि भारत तो संसार का गुरु है, हमारे यहाँ ही सबसे पहले सभ्यता की संस्कृति का उदय हुआ और विश्व को हमने ज्ञान दिया। तो ये एक तरह, ये जो धारणा है ये उस तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के उपरांत आई और ये उसको चुनौती देने के लिए आई जो यूरोपीय मनीषा की श्रेष्ठता को की वकालत करती थी। उसके खिलाफ उसके बरक्स उन्होंने देखा और कहा ठीक है, आप हमारे लोक साहित्य से तुलना नहीं कर सकते, लोक साहित्य को मान लीजिए आप महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन पाठ तो हमारे यहाँ भी है, आप हमारे यहाँ के पाठ देखिए और तब जो है इस पाठ का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन हमसे हो सकता। तो ठीक है, यूरोप का साहित्य अच्छा है, लेकिन हमारा भी कुछ मामले में अच्छा है और यहाँ से ये मान्यता भी आई कुछ मामले में हमारा जो साहित्य है उनसे बेहतर है। आप तुलना करके देख सकते हो पुराने साहित्य की। तो ये एक प्रकार का तुलना का एक नया रुस्ता है। और यदि ये मान लिया जाए कि यूरोपीय मनीषा श्रेष्ठ है, अतुलनीय, तब भी एक बात तो हो सकती है, वो ये कि हम भी उनके जैसा होने का प्रयास करें। आपने जैसी रचना लिखी तो वो हम क्यों नहीं लिख सकते? तो हम भी उनकी रचनाओं को पढ़ करके, समझ करके और उनके जैसी रचनाएं कर सकते हैं। ये भाव उस राष्ट्रवाद के कारण भारत जैसे देशों में भी आया और बाद में यूरोपीय प्रभाव से हमारा साहित्य बहुत हद तक प्रभावित हुआ। ये प्रभावित होना और इस प्रभाव का अध्ययन करना, ये भी तुलनात्मक साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण शेक्सपियर हो सकता है। यह माना जाता है कि शेक्सपियर सर्वकालिक, सर्वदेशीय, एक प्रतिमान की तरह से सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है। हम मान लेते हैं कि शेक्सपियर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ रचनाकार हैं, जो नाटककार हैं, जो शेक्सपियर जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे कालिदास है, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा सकती है। कालिदास किसी भी तरह से शेक्सपियर से घटकर नहीं है। तो यूरोपियंस ने जब कालिदास का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा हाँ, ये लेखक भी अच्छा है, और लेकिन ये पूर्व का शेक्सपियर है। हमारा शेक्सपियर मूल है, हमारा है, बड़ा है, अतुलनीय है, अंतिम है, लेकिन ये लोग भी मेहनत करके एक तरह से पूर्व का शेक्सपियर के रूप में कालिदास को उन्होंने स्वीकार किया। ये जो पूर्व का शेक्सपियर कहने के पीछे भी वही यूरोपीय मनीषा की श्रेष्ठता की धारणा प्रतिबिंबित होती है, और भारतीयों ने इसका भी वैसे ही विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चलो कुछ चीज़ें है, हमारा इतना महत्व तो उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए वो उन लेखकों को अपने पक्ष में उद्धृत करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि भारत में दो तरह के अंग्रेज आए, एक शेक्सपियर और मिल्टन के अंग्रेज। उनकी रचनाएं आई जो विज्ञान, प्रजातंत्र, स्वाधीनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अंग्रेज वैचारिक रूप में आए। दूसरे अंग्रेज अत्याचारी कानूनों को लेकर प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी, नस्लवादी रूप में हमारे देश में आए। दोनों ही इंग्लैंड के राष्ट्रीय चरित्र के दो हिस्से हैं, अतः हमें दोनों से अपनी तुलना और रिश्ते स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने चाहिए। इस समझ के कारण भारत में शेक्सपियर का स्वागत हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही भारतीय भाषाओं में शेक्सपियर की रचनाओं के अनुवाद और भावानुवाद हुए।
स्वयं भारतेंदु ने उनकी रचनाओं के अनुवाद किए और अपनी पत्रिकाओं में उनका प्रकाशन किया। यही कार्य अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ। इन अनुवादों से भारतीय साहित्य की अंग्रेजी साहित्य से तुलना का प्रारंभ हुआ। भारतीय साहित्य से तुलना के एक और बिंदु है जिस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। यूरोपीय देश, छोटे छोटे देश हैं जिसमें एक देश में एक ही भाषा बोली जाती है, तो भाषा वहां पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। भारत एक विशाल देश है, भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, उनकी कई बोलियां हैं। तो एक देश एक भाषा, तो तुलनात्मक साहित्य में होता था कि एक देश और एक भाषा, एक संस्कृति, उसकी दूसरे भाषा साहित्य संस्कृति से आप तुलना कर दो, तो वो एक हो गया। लेकिन भारत का कैसे अध्ययन करें तुलनात्मक साहित्य में? यहाँ तो बहुत भाषाएं बोली जाती है। तब तुलनात्मक साहित्य के लिए भारतीय साहित्य के अध्ययन एक चुनौती बनकर के भी सामने आया, और तब ये तरीका निकाला कि भारतीय साहित्य का एक विशेष, तुलनात्मक साहित्य में एक विशेष प्रकार का स्थान है, और यहाँ पर एक भाषा की, भारत की एक भाषा की दूसरी भाषा से तुलना हो सकती है। बंगला की तुलना पंजाबी से हो सकती है, उड़िया की तुलना मराठी से हो सकती है, और ये तुलना जो है वो तुलनात्मक साहित्य का हिस्सा है। अन्यथा ये माना जाता था कि उस देश की एक भाषा होनी चाहिए तभी तुलना हो सकती है। और जब तुलनात्मक साहित्य के शुरू के जो रूप निर्धारित किए, तो इसी कारण भारतीय साहित्य को अलग कर दिया कि भारत में तो एक ही देश में बहुत भाषाएं बोली जाती है, उसको कैसे तुलना करेंगे हम? हमारे यहाँ तो एक बोली जाती है, एक का ही हम उसका तुलना कर सकते हैं। तो एक तो लोक साहित्य को खारिज किया, और एक ये बहुभाषा भाषी देश होने के कारण एक समस्या को हुआ, जिसको बाद में चल के आगे आने वाले जो तुलनात्मक साहित्य के अध्येता थे, उन्होंने ये एक नई धारणा सामने रखी और भारतीय साहित्य के अध्ययन को एक नई दिशा इससे मिली। हालांकि भारतीय साहित्य में अभी तक तुलनात्मक साहित्य को लेकर के कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, और इस क्षेत्र में अभी भी कार्य करने की गुंजाइश है। यहाँ जो तुलनात्मक साहित्य है वो किसका अध्ययन करता है? क्या दो समान भाषाओं का दो समान रूप से अध्ययन करता है? नहीं। यहाँ पर एक परेशानी आती है, वो ये कि तुलनात्मक साहित्य अन्य का अध्ययन करता है। भले ही महत्व किसको दिया, दो भाषाओं का अध्ययन कर रहा, लेकिन महत्व किसे देंगे? महत्व हमेशा अपनी भाषा को दिया जाता है। विचारकों ने प्रश्न उठाया कि क्या आप समान रूप से दो भाषाओं को देख सकते हो? अपनी भाषा को आप कमतर करके और दूसरों की आंख से अपने आप को देख सकते हो, या सिर्फ अपनी भाषा के माध्यम से आप दूसरों को देखेंगे? तो तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करने वाले विद्वानों के कार्यों का परीक्षण करने के उपरांत विचारक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तुलना का प्रस्थान बिंदु अध्येता की अपनी भाषा होती है। वह अपनी भाषा और अपने साहित्य का अध्ययन करता है, और व्यवहार में तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में एक भाषा प्रधान हो जाती है और दूसरी भाषा गौण हो जाती है, और इस तरह तुलना के द्वारा वरिष्ठता का एक क्रम बन जाता है। भाषा अपनी ही वरिष्ठ है, अतः हम अपनी भाषा के संदर्भ में अन्य भाषा का अध्ययन करते हैं, और ये तुलनात्मक साहित्य की सबसे बड़ी बाधा है। और तुलनात्मक साहित्य के अध्येताओं के मनोविज्ञान को अध्ययन करने के बाद विचारकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ स्तरों पर के बाद, एक सीमा से बाद, तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, और अगर वो संभव भी है तो जनतांत्रिक नहीं है, और है तो भी समानता के स्तर पर नहीं है। क्योंकि मनुष्य जब भी बाहर जाता है, कहा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, इसका मतलब जो तुम्हारे यहाँ होता है वो गलत होता है या कमतर होता है, हम तो ऐसा नहीं करते, तो हम जो करते हैं वो सही है, आप जो करते हो वो सही नहीं है। तो ये जो अंतिम मूल्य निर्णय होता है वो अपने से होता है। इस मनोवैज्ञानिक भाव को ध्यान में रखते हुए विचारकों ने तुलनात्मक साहित्य के अध्येताओं पर प्रश्न भी उठाए। अपने से भिन्न संस्कृति और सभ्यता को समझने का प्रयास यूरोपीय यात्रियों ने कहा। सबसे पहले जो साम्राज्यवाद का जो प्रारंभिक दौर था यूरोप में, उसमें अनेक यात्री संसार पे यात्रा करने के लिए निकले। उन्होंने वहाँ डायरी लिखी और पत्र लिखे। उसी यात्रा के दौरान वास्को डी गामा भारत आया, कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला। इन लोगों ने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिपिबद्ध किया, डायरियां लिखी, पत्र लिखे, जिसमें अन्य संस्कृतियों को समझने का प्रयास किया गया।
इस तरह कह सकते हैं कि यात्रा साहित्य में तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के बीज मिलते हैं। हम जो यात्रा साहित्य को जो कथेतर गद्य विधाओं में पढ़ते हैं, वो यात्रा साहित्य अपने में बड़ी अद्भुत विधा है और वो साहित्य और संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन की जमीन तैयार करते हैं। ये यूरोपीय यात्री साम्राज्यवाद के अग्रदूत के रूप में दुनिया भर में यात्रा करने निकले थे, अतः उनके लेखन में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के स्वर सुनाई पड़ते हैं। जिस जमीन पर अब तक खेती नहीं की गई थी, उसे अक्षत भूमि के रूप में कल्पित किया गया। अमेरिका में वर्जीनिया नाम इसी कारण पड़ा। नई भूमि का अधिग्रहण बलात्कार के रूप में देखा गया। इन यात्रियों ने रस ले लेकर अन्य देशों की स्त्रियों और उनके आभूषणों, वस्त्रों और शारीरिक बनावट का वर्णन किया। उदाहरण के लिए एक अंग्रेज यात्री ऑस्ट्रिया गया। वहां उसने देखा कि ऑस्ट्रिया के लोग फ्रांस से घृणा करते हैं। यात्री बड़ा खुश हुआ और उसने इस बात की तारीफ की। अब अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का युद्ध चल रहा था और अंग्रेज हमेशा से ही मानते थे कि फ्रांस जो है वो यूरोप का शैतान है। ये जो दृष्टिकोण है अंग्रेजों का, ये उस ऑस्ट्रिया के यात्री से मेल खा गया। अतः उसने इस तथ्य का उत्साहपूर्वक उल्लेख किया और इस उल्लेख में अंतर्निहित है फ्रेंच विरोधी भावना। तात्पर्य यह है कि यात्रा वृत्तांत में भी लेखक का दृष्टिकोण हावी रहता है। जिस अन्य को वह देखने गया है, उससे अपने आप को श्रेष्ठ समझता। इन यात्रियों के साथ कुछ नक्शा नवीस भी गए। इनके कार्यों का लेखा जोखा करते हुए सूसन बेसनेट ने कहा कि नक्शा नवीस, यात्रा वृत्तांत, अनुवादक आदि पाठ का निर्माण करने वाले निर्दोष लोग नहीं होते। वे जिस पाठ का निर्माण करते हैं, उसके द्वारा वे अपने दृष्टिकोण को एक विशेष दिशा देना चाहते हैं, ताकि हम उसी दृष्टि से उस संस्कृति को देख सकें। ये अपने विवरण विश्लेषण में एक जैसे संदर्भ का निर्माण करते हैं, ताकि हम उसी तरह से अन्य को देख सकें। इनका ये कार्य वस्तुगत नहीं होता, हालांकि हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे तटस्थ और वस्तुगत चित्र प्रस्तुत करें, लेकिन वो तटस्थ और वस्तुगत चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाते। वहाँ जाते ही उनका अपना देश हावी होता है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं प्रवासी साहित्य को देखें, तो प्रवासी साहित्य में भले ही हम जो व्यक्ति है वो अमेरिका में रह रहा हो, लेकिन वो बैठा बैठा भारत को याद कर रहा होता है, तो कहते हैं कि वो अमेरिका में भारत को साथ लेकर के गया है। तो ये जो तुलनात्मक साहित्य के जो लोग हैं, ये भी अपनी संस्कृति को लेकर के कहीं जाते हैं, तो अन्य के ऊपर भी अपने आप को हावी करते हैं और इस तरह से इस अन्य के अध्ययन के द्वारा तुलनात्मक साहित्य दरअसल अपने राष्ट्रीय साहित्य की वकालत करता है और उसी को महत्व देता है। तुलनात्मक साहित्य को व्यवस्थित रूप देने के लिए अनुवाद की भी बड़ी भूमिका, और अनुवाद अध्येताओं का विचार है कि अनुवाद के बिना तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन हो नहीं सकता। इसलिए अगर आपको सही तुलनात्मक साहित्य का सही अध्ययन करना है, तो आपको अनुवाद अध्ययन का महत्व भी समझना होगा। आमतौर से कुछ लोग मानते हैं कि अनुवाद का कार्य थोड़ा गौण प्रतिभा की मांग करता है। जो पाठ का निर्माण करता है, जो मौलिक पाठ का सृजन करता है, वो बड़ा है, लेकिन अनुवादक आपको नए पाठक उत्पन्न देता है और आपके जो मृत पाठ है, उस मृत पाठ को पुनर्जीवन देने का काम अनुवाद करता है। इसलिए अनुवाद अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसे आप एक सामान्य कम प्रतिभाशाली कार्य की तरह से नहीं देखना चाहिए। और पहले तो माना जाता था कि ये जो अनुवाद अध्ययन है, ये तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन का एक हिस्सा। अब ये माना जाता है कि अनुवाद अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस अनुवाद अध्ययन का एक काम ही होता है, ये तुलनात्मक साहित्य। इसलिए तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद अध्ययन, ये दोनों विधाएं एक साथ जुड़ी हुई होती है और इनके माध्यम से हम इस अध्ययन पद्धति को अच्छी तरह से समझ पाते हैं।